नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित। भारत के अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी पर फिर फिरा पानी। थर्ड पार्टी दखल रहा निलंबन का कारण। सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। बीआईएस के प्रावधानों का किया गया था उल्लंघन। अमेजन पर भी कसा जा चुका है शिकंजा। दुनिया के मुकाबले आर्कटिक 4 गुना तेजी से हो रहा है गर्म। कुछ हिस्सों में तापमान वृद्धि की दर 7 गुना से भी ज्यादा। शोधकर्ताओं ने किया खुलासा। ट्रांसजेंडर्स के हाथ फिर एक बड़ी जीत। एरो मेडिकल मूल्यांकन से जुड़े दिशा निर्देश में संशोधन। पायलट बनने की राह हुई आसान। और दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया में अव्वल। दूसरे पायदान पर है कोलकाता। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव का दावा। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ने एआईएफएफ यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। इसके चलते फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भी भारत से छिन गई है, जो इसी साल अक्टूबर में होनी थी। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को इस निलंबन का कारण बताया है, जो फीफा के संवैधानिक प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा के निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ तीसरे पक्ष का मतलब सुप्रीम कोर्ट से है। असल में मामला यह है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल साल 2009 से एआईएफएफ के अध्यक्ष थे, यानी उन्होंने अपने 4 साल के 3 कार्यकाल को साल 2020 में पूरा किया। एआईएफएफ के प्रावधानों के अनुसार एआईएफएफ के अध्यक्ष पद की समयावधि 4 साल की होती है। साथ ही कोई व्यक्ति 3 कार्यकाल से ज्यादा इसके अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में फीफा चाहता था कि एआईएफएफ में चुनाव हो और नए तरीके से संघ का गठन हो, ताकि फीफा और एआईएफएफ के प्रावधानों के तहत आगे की रणनीति तय की जा सके। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लंबी सुनवाई के बाद साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को एआईएफएफ में चुनाव करवाने, फीफा के प्रावधानों को लागू कराने और फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी करवाने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब समिति ने शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए कार्य को करना चाहा, तो एआईएफएफ के सदस्यों के दखल के चलते काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से इन सदस्यों पर एक्शन लेने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश पर शीर्ष अदालत ने प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ के अध्यक्ष पद से हटा दिया। साथ ही दिसंबर 2020 में होने वाले चुनाव को भी टाल दिया। फीफा को इसी बात पर आपत्ति है। वह किसी थर्ड पार्टी यानी सरकार या अन्य कमेटी का दखल नहीं चाहती है और इसी का हवाला देते हुए फीफा ने भारत को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि एआईएफएफ की स्थापना साल 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एआईएफएफ को फीफा की मान्यता साल 1948 में मिली थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में एक नया हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा की है। असल में बीते 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केरल में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके द्वारा यह जानकारी साझा की गई थी। बता दें कि यह भारत का 31वां हाथी अभ्यारण्य है, जिसे तमिलनाडु के अगस्त्यामलाई क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। गौरतलब है कि अगस्त्यामलाई या अगस्त्यामाला देश भर में फैले 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। इसके अलावा अगस्त्यामाला जैवमंडल क्षेत्र को यूनेस्को के मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत साल 2016 में विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया था। गौरतलब है कि भारतीय हाथी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों सहित देश के 16 राज्यों में पाए जाते हैं। अवैध व्यापार के चलते भारतीय हाथी की आबादी में भारी गिरावट देखी गई थी। इसके बाद 1992 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया, जिसका मकसद हाथी की आबादी बढ़ाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना था।
बता दें कि हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। 2017 में हुई हाथियों की नवीनतम गणना के मुताबिक भारत में हाथियों की आबादी लगभग 27,312 तक पहुंच गई है। गणना के मुताबिक कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है। हाल ही में एक नए शोध से पता चला है कि आर्कटिक पिछले 40 सालों में बाकी दुनिया के मुकाबले करीब 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यह शोध कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि इस शोध से पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि आर्कटिक बाकी दुनिया से 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। नॉर्वे और फिनलैंड में स्थित शोधकर्ताओं की एक टीम ने सैटेलाइट से इकट्ठा किए गए तापमान आंकड़ों का विश्लेषण करके इस बात की जानकारी दी है। इसका मतलब है कि आज आर्कटिक साल 1980 की तुलना में औसतन करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। इस तरह पता चलता है कि आर्कटिक 0.75 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक गर्म हो रहा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि आर्कटिक में संवेदनशील जलवायु घटक शामिल हैं। शोध में बताया गया है कि आर्कटिक महासागर के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने की दर 7 गुना तक है। इनमें विशेष रूप से नॉर्वे और रूस के उत्तर में बेरेंट्स सागर आदि शामिल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जैसे जैसे आर्कटिक गर्म हो रहा है वैसे वैसे इसके ग्लेशियर पिघलेंगे। इससे दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर प्रभावित होगा। आर्कटिक का तापमान बढ़ने से ग्रीनलैंड की आइस शीट भी प्रभावित होगी। अगर यह पूरी तरह से पिघल गई तो दुनिया के महासागरों के जल स्तर को करीब 6 मीटर तक बढ़ा देगी। आर्कटिक के तेजी से गर्म होने की वजहों के बारे में शोधकर्ताओं ने बताया कि इसका जवाब हमें समुद्री बर्फ से मिलता है। समुद्री बर्फ हिम की एक चमकदार परत से ढकी हुई है। यह अंतरिक्ष से आने वाले सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण के करीब 85% हिस्से को वापस भेजने का काम करती है, जबकि खुले या सामान्य समुद्र में इसके विपरीत होता है। जब आर्कटिक महासागर समुद्री बर्फ से ढका होता है तो यह एक बड़े परावर्तक कंबल की तरह काम करता है। इससे सौर विकिरण का अवशोषण कम हो जाता है। वहीं जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है वैसे वैसे अवशोषण दर में भी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप का निर्माण होता है, जिसमें समुद्र के गर्म होने से समुद्री बर्फ पिघलती है और इससे समुद्र के गर्म होने की दर भी बढ़ती है। बता दें कि आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी के भूभाग के करीब 1/6 हिस्से के बराबर क्षेत्र को कवर करता है, जो संयुक्त रूप से लगभग रूस, चीन और भारत के बराबर है। आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव लगभग 9 दशक पुराना है। भारत फरवरी 1920 में पेरिस में हुई स्वालबार्ड संधि के बाद से ही जुड़ा है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक बागमती नदी के प्रवाह में अत्यधिक अवरोध देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबों और कचरों की वजह से इसके प्रवाह में रुकावट पैदा हो रही है। इसके साथ ही यह इन दिनों नेपाल की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। यह अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन के डंपिंग से एक तरह से सीवेज नहर में बदल गई है। दरअसल बागमती नदी जैसे ही काठमांडू घाटी में पहुंचती है तो इसका रंग सफेद से भूरे रंग में बदल जाता है और फिर काला हो जाता है। आगे चलकर यह मलबे से चोक या लबालब हो जाती है। गौरतलब है कि बागमती को नेपाल में धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। इसे नेपाल में गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। नेपाल की पवित्र नदी होने के कारण बागमती के तट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह नदी लोगों को शुद्ध करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागमती का उद्गम हिमालय में स्थित शिवपुरी पर्वतमाला से होता है। शिवपुरी पर्वतमाला नेपाल की राजधानी काठमांडू से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बागमती नदी काठमांडू शहर को पाटन से अलग करती है। यह नेपाल के 8 जिलों से होकर गुजरते हुए पहाड़ों से नुनथर के पास उतरती है। यहाँ से यह लगभग 70 किलोमीटर सीधे दक्षिण दिशा में चलकर बिहार के सीतामढ़ी जिले के शोरवतिया गांव में प्रवेश करती है। इसके बाद यह बिहार राज्य में कोसी नदी में मिल जाती है। गौरतलब है कि इसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं। इसके किनारे पर कई हिंदू मंदिर स्थित हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नेपाल में इसे सप्त बागमती भी कहते हैं, जो कि मणिमती,
रुद्रमती, हनुमती, विष्णुमती, भद्रमती, मनोहरा की बागमती के साथ सम्मिलित धारा है। हाल ही में हुए एक शोध के मुताबिक फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी का जीनोम केवल फ्रूट फ्लाई डीएनए से नहीं बना होता है, बल्कि इसमें एक बैक्टीरिया का भी जीनोम शामिल होता है। असल में यह अब तक का खोजा गया जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक सामग्री का सबसे बड़ा बैक्टीरिया से जानवरों में स्थानांतरण है। यह शोध यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर जीनोम साइंसेज द्वारा किया गया है। शोधकर्ताओं ने जेनेटिक लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह बताया कि कैसे 8000 साल पहले से वॉल्बैकिया बैक्टीरिया के जीन ने खुद को फ्रूट फ्लाई के जीनोम में शामिल कर लिया। इस संदर्भ में शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके निष्कर्ष बताते हैं कि आनुवंशिक भिन्नता हमेशा छोटी, वृद्धिशील और अनुमानित नहीं होती है, जो डार्विन्स फिंचेस या मेंडल्स पी के विपरीत है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक बारबरा मैकक्लिंटॉक ने 1940 के दशक में पहली बार जंपिंग जीन्स की पहचान की थी। यह जीन अन्य प्रजातियों के जीनोम में घूम सकते हैं या स्थानांतरित हो सकते हैं। गौरतलब है कि मानव रोग पैदा करने वाले 75% जीन फ्रूट फ्लाई में भी पाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि वॉल्बैकिया एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है जो कई प्रकार के कीड़ों को संक्रमित करता है। वॉल्बैकिया अपने जीन को मादा अंडाणु कोशिकाओं के माध्यम से प्रसारित करता है। कुछ शोधों से पता चला है कि ये संक्रमण परजीवी की तुलना में अधिक पारस्परिक है, जिनसे कीड़ों को लाभ मिलता है। दरअसल कीड़ों में इस तरह के संक्रमण से कुछ विषाणुओं के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है। एक वयस्क फ्रूट फ्लाई का रंग पीला भूरा होता है और इसकी लंबाई करीब 3 मिलीमीटर और चौड़ाई 2 मिलीमीटर होती है। ये मक्खियां फलों और सब्जियों के दुनिया भर में सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है। गौरतलब है कि फ्रूट फ्लाई आनुवंशिक अनुसंधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल जीवों में से एक है। यही कारण है कि करीब 1 सदी पहले से शोधकर्ताओं द्वारा अपने अध्ययनों में फ्रूट फ्लाई का उपयोग वंशानुक्रम के बुनियादी नियमों की खोज के लिए किया जाता रहा है। हालांकि फ्रूट फ्लाई का जीनोम मानव जीनोम से करीब 25 गुना छोटा होता है, लेकिन इन मक्खियों के कई जीन मनुष्यों के अनुरूप होते हैं और समान जैविक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने TKDL यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस पर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत पेटेंट कार्यालयों के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी इस डेटाबेस तक व्यापक पहुंच को मंजूरी मिल गई है। सरकार के मुताबिक इस लाइब्रेरी को खोलने की परिकल्पना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विचार और ज्ञान नेतृत्व को विकसित करने के लिए की गई है। इस कदम से विभिन्न क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना साल 2001 में की गई थी। इसे भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विकसित किया गया था। इसके साथ ही इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकना भी है। यह 5 भाषाओं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में उपलब्ध है। दरअसल यह CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक साझा पहल है। इसका संचालन CSIR द्वारा किया जाता है। अब तक 3.6 लाख से अधिक फॉर्मूलों या प्रथाओं को इस डेटाबेस से जोड़ा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CSIR ने हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए अमेरिका के पेटेंट के खिलाफ सफलता हासिल की थी। दरअसल US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने साल 1994 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के 2 शोधकर्ताओं को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया था। भारत ने दावा किया था कि हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं और इनका जिक्र भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। इसके बाद US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने साल 1997 में दोनों रिसर्चर्स का पेटेंट रद्द कर दिया था। ऐसे ही यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने साल 1995 में कृषि की बहुराष्ट्रीय कंपनी को नीम के कीटनाशक या फफूंद नाशक के रूप में पेटेंट दे दिया था। इसे भी भारत ने अपने पारंपरिक ज्ञान के दावे के आधार पर जीत लिया था। ऐसे में इन्हीं सब संदर्भों में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 70% से अधिक आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें और लाखों लोगों की आजीविका पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट द्वारा जारी किए जाने वाले लेटर ऑफ कंफर्ट पर
रोक लगा दी है। इससे अब लोन लेने के क्रम में व्यापारी वर्ग लेटर ऑफ कंफर्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जानकारों का कहना है कि इसके चलते लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि इसके पहले अप्रैल में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी मंत्रालयों और विभागों के लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के अधिकारों पर रोक लगाई थी। उनका तर्क था कि वे इस पर रोक लगाकर वित्तीय बाजार में ट्रांसपेरेंसी एवं स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। दरअसल लेटर ऑफ कंफर्ट एक ऐसा सहायक दस्तावेज होता है जिसे ऋण लेने वाले के पक्ष में जारी किया जाता है। यह आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष या संबंधित स्टेक होल्डर द्वारा जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट को एक होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी के लिए और सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कर सकती है। इसके अलावा बैंक, एनबीएफसी और लेखा परीक्षक द्वारा भी इसे जारी किया जा सकता है। असल में इसके तहत उधारकर्ता की वित्तीय या संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रमाणित तो किया जाता है, किंतु ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी नहीं ली जाती है। इसके माध्यम से उधार लेने वाली संस्था को केवल यह आश्वासन दिया जाता है कि मूल कंपनी सहायक कंपनी द्वारा मांगी जा रही ऋण सुविधा से अवगत है और उसके निर्णय का समर्थन करती है। इस प्रकार लेटर ऑफ कंफर्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं होता। हाल ही में सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना अपने प्लेटफॉर्म पर खराब गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए लगाया गया है। गौरतलब है कि सीसीपीए ने इससे पहले अमेजन पर भी जुर्माना लगाया था। उस पर भी खराब गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू प्रेशर कुकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया गया था। इसके तहत घरेलू प्रेशर कुकर को 1 फरवरी 2021 के बाद अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ ही ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गुणवत्ता चिन्ह के उपयोग को भी अनिवार्य कर दिया है। यही वजह है कि सभी घरेलू प्रेशर कुकर को IS 2347/2017 मानक के अनुरूप होना आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लिपकार्ट एवं अमेजन ई वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म है। ये ग्राहकों एवं विक्रेताओं को खरीद बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। भारत में ई वाणिज्यिक व्यापार विभिन्न मौजूदा नियमों और विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। इनमें आयकर अधिनियम 1961, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 2013 और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 आदि शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 94 अनुचित व्यापार को रोकने के उपायों से संबंधित है। गौरतलब है कि सीसीपीए एक नियामक संस्था है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। सीसीपीए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसका कार्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें लागू करना है। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पहली बार ट्रांसजेंडर के एरोमेडिकल मूल्यांकन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद ट्रांसजेंडर्स एरोमेडिकल से संबंधित प्रावधानों को आसान बनाना है। गौरतलब है कि इसके तहत उड़ान के लिए दी जाने वाले लाइसेंस की तीनों कैटेगरी को शामिल किया गया है। असल में किसी भी पायलट को उड़ान के लिए निजी, वाणिज्यिक और छात्र 3 कैटेगरी में लाइसेंस दिया जाता है। डीजीसीए का कहना है कि ऐसे ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जिन्होंने 5 साल पहले अपनी हार्मोन थेरेपी और लिंग निर्धारण सर्जरी को पूरा कर लिया है, उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किया जा सकता है, बशर्ते कि वे वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के मानकों पर फिट हों। असल में ट्रांसजेंडर्स को जेंडर निर्धारण के दौरान कई विषम मानसिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एक पायलट को उड़ान के लिए मानसिक रूप से फिट रहना भी जरूरी है। इसीलिए ऐसे आवेदकों को अपने हार्मोन थेरेपी के साथ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से भी गुजरना होगा, जिसके बाद ही उन्हें फिट घोषित माना जाएगा। बता दें कि डीजीसीए ने यह बदलाव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की मांग के बाद किया है। दरअसल हैरी नामक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति साल 2016 में एविएशन प्रशिक्षण लेने के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ट्रांसमैन के रूप में उनकी पहचान उजागर होने के बाद उनके माता पिता ने वापस बुला लिया था और करीब 10 महीने तक घर में कैद कर दिया।
बाद में केरल सरकार ने उन्हें राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। लेकिन जब उन्होंने एक छात्र पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल कारणों के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डीजीसीए को पत्र लिखकर उनकी नीति को भेदभावपूर्ण और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन बताया। साथ ही लाइसेंस के लिए मेडिकल दिशा निर्देशों की मांग की। गौरतलब है कि साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम पास किया गया था। इसका मकसद ट्रांसजेंडर्स को अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार प्रदान करना है। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनिया के करीब आधे अरब लोग लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी निचले श्वसन संक्रमण से पीड़ित थे। इसमें पुरुषों की संख्या 257 मिलियन और महिलाओं की 232 मिलियन शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी साल दुनिया भर में 1.30 मिलियन महिलाओं और 1.2 मिलियन पुरुषों की मृत्यु विभिन्न LRIs यानी लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हुई। इस रिपोर्ट में 204 देशों को शामिल किया गया। इसमें लिंग के आधार पर सभी आयु वर्ग में LRIs और जोखिम कारकों के बोझ और प्रवृत्तियों का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट को IHME यानी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन द्वारा तैयार किया गया था। शोधकर्ताओं ने इसके लिए कॉज ऑफ डेथ इंसेम्बल मॉडलिंग स्ट्रेटजी यानी डिसमॉड-MR 2.1 का उपयोग किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिसमॉड-MR एक बायेशियन मेटा रेग्रेशन टूल है। इसके तहत विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त किया जाता है और फिर इसमें से जरूरी बातों को समायोजित करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आयु मानकीकृत घटना 1.17 गुना और मृत्यु दर 1.31 गुना अधिक थी। जानकारी के लिए बता दें कि आयु मानकीकृत मृत्यु दर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर आयु विशिष्ट मृत्यु दर का औसत होता है। इसमें बताया गया कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में निचले श्वसन संक्रमण और मौतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि धूम्रपान के कारण LRI से साल 2019 में 15 से 49 वर्ष के 5 में से 1 व्यक्ति की वैश्विक स्तर पर मृत्यु हुई, जिसमें महिला एवं पुरुषों दोनों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि साल 1990 और 2019 के बीच LRI के कारण मृत्यु दर में विभिन्न आयु समूहों में गिरावट भी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरीर में स्थित वह तंत्र जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को श्वास के रूप में ग्रहण कर शरीर की आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा शरीर की आंतरिक कोशिकाओं में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य वायुमंडल में छोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। यह 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है जिन्हें ऊपरी और निचला श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में नाक या नासिक, नेजल कैविटी और फेरिंक्स यानी ग्रसनी होती है, जबकि निचले श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई और फेफड़े आदि को शामिल किया जाता है। मानव श्वसन तंत्र की संरचना नासिका से प्रारंभ होकर फेफड़ों एवं डायफ्राम तक फैली होती है। बीते दिनों अमेरिकी शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों के लिए वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का व्यापक विश्लेषण पेश किया गया है। इसमें 2 खतरनाक प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आधार बनाते हुए वायु की स्थिति को बताया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 7000 शहरों में राजधानी दिल्ली की हवा सर्वाधिक खराब है। वहीं इस मामले में कोलकाता दूसरे स्थान पर है। पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका 5वें, पाकिस्तान का कराची शहर 8वें और चीन की राजधानी बीजिंग 9वें स्थान पर है। जहां दिल्ली और कोलकाता की वायु महीन कण पदार्थ PM 2.5 के कारण प्रदूषित है, वहीं चीन के शंघाई और रूस के मास्को की हवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण खराब है। रिपोर्ट का दावा है कि वैश्विक स्तर पर साल 2019-20 में PM 2.5 जोखिम से जुड़ी 1.7 मिलियन मौतें 7239 शहरों में हुई। इनमें एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एवं मध्य यूरोप के शहरों में स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है। साथ ही दुनिया भर में प्रत्येक 9 में से 1 मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। एक तथ्य यह भी है कि वायु प्रदूषण के कारण साल 2019 में
67 लाख मौत हुई। इसके अलावा साल 2019-20 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण प्रति 1 लाख आबादी पर 106 और कोलकाता में 99 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि WHO के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के मुताबिक वर्तमान में केवल 117 देशों के पास PM 2.5 को ट्रैक करने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी प्रणाली मौजूद है। वहीं केवल 74 देश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्तर की निगरानी प्रणाली अपना चुके हैं। हाल ही में मुंबई में प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअल माध्यम से पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप का शुभारंभ किया। इसका मकसद 2 साल तक की उम्र के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास के लिए एक मंच मुहैया कराना है। बता दें कि पालन 1000 अभियान बच्चों के शुरुआती 2 वर्ष में उनकी सूझबूझ को विकसित करने पर फोकस करता है। इसके तहत माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों को बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के पालन से जुड़ी प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। चूंकि शिशु और बच्चे अनुभव के आधार पर सीखते हैं, ऐसे में शुरुआत के 1 साल में देखभाल करने वाले लोगों का अनुभव काफी महत्व रखता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इस पालन 1000 का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है, जो 6 सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसके तहत प्रेम, बात और लगाव में वृद्धि, खेल के माध्यम से खोज की प्रवृत्ति, कहानियां पढ़ना और चर्चा करना, स्तनपान के दौरान बच्चे के साथ मां का इंगेजमेंट, तनाव का प्रबंधन और शांत रहना शामिल है। इसके अलावा पेरेंटिंग ऐप पालन पोषण करने वाले लोगों को व्यवहारिक सलाह देने के मकसद से डिजाइन किया गया है, जो माता पिता के दिनचर्या के निर्धारण और बच्चों से जुड़े विभिन्न शंकाओं को हल करने में मदद करेगा। साथ ही अभिभावक को बच्चे के विकास से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में कई सार्थक कदम उठाए हैं। इसके चलते भारत ने बाल मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी दर्ज की है। गौरतलब है कि 2014 में बाल मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों पर 45 था, जो साल 2019 में घटकर 35 हो चुका था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत से छीन कर रूस को दे दी गई है। 2. भारत में फुटबॉल की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हाल ही में फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कथन 2, घरेलू प्रेशर कुकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 में जारी किया गया था। और कथन 3, CCPA वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 3, या फिर डी 1, 2 एवं 3 सभी। अगला प्रश्न, अगस्त्यमाला जैव मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का 31वां हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। 2. अगस्त्यमलाई देश भर में फैले 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। और 3. अगस्त्यमाला जैव मंडल क्षेत्र को यूनेस्को ने वर्ष 2016 में विश्व जैव मंडल आगार का दर्जा दिया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 एवं 3, या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऊपरी श्वसन तंत्र में नाक, नेजल कैविटी और फेरिंक्स को शामिल किया जाता है। और 2. निचले श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई और फेफड़े को शामिल किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5वां और अंतिम प्रश्न, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया। विकल्प है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी गुजरात, या फिर डी हरियाणा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishti.is.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में पहली बार देश के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। ये घोषणा प्रत्येक मैनहोल को मशीन होल में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी दीर्घावधि लक्ष्य के अनुरूप है। दरअसल इसके तहत सेप्टिक टैंकों या सीवर की मशीनों द्वारा सफाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया था। आपको बता दें कि साल 2019 में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को शुरू किया था। हाल ही में दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के महत्व पर बल दिया गया। इसके साथ ही इसमें आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इसमें आतंकरोधी उपाय, कट्टरवाद, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मुद्दे, काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और माओवादी गुटों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा खोली है। SBI के मुताबिक ये शाखा स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना के शुरुआती चरण में उद्यमियों को वित्तीय समर्थन देगी। इसके अलावा ये विदेशी मुद्रा, ट्रेजरी समाधान, धन प्रबंधन और स्टार्टअप के ऋण आवश्यकताओं के लिए विशेषज्ञ अधिकारी भी रखेगी। बीते दिनों HCSL यानी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शिपयार्ड पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित है। इसे हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित करीब 200 साल पुराने शिपयार्ड का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। HCSL का लक्ष्य देश में अंतर्देशीय जलमार्ग पोत निर्माण में खुद को अग्रणी बनाना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक अनोखी पहल करते हुए 295 डिब्बों वाली एक विशाल मालगाड़ी चलाई है। इस मालगाड़ी का नाम सुपर वासुकी है और ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। बीते 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा नागपुर के राजनांदगांव के बीच इसका परीक्षण किया गया। ये परीक्षण आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। रेलवे के मुताबिक इस यात्रा के दौरान सुपर वासुकी को एक स्टेशन से गुजरने में करीब 4 मिनट का समय लगा। बीते दिनों वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 का आयोजन किया गया। ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेना की इंजीनियरिंग और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। इस तरह इसमें जन सहायता से जुड़े विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि वियतनाम सेना ने किसी विदेशी सेना के साथ कोई सैन्य अभ्यास किया है। विनवेक्स का अगला संस्करण साल 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके बाद इसमें भाग लेने वाले युवा यानी गोविंदा खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई गोविंदा दही हांडी में भाग लेने पर हताहत हो जाता है तो उसे या उसके स्वजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। दही हांडी खेल में कई मीटर की ऊंचाई पर रस्सी से बंधी एक दही की मटकी होती है। इस मटकी को युवाओं या गोविंदाओं द्वारा मानव पिरामिड बनाकर तोड़ा जाता है। इस खेल को आमतौर पर जन्माष्टमी के दिन खेला जाता है। हाल ही में गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। वहीं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दरअसल इन राज्यों में सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव के जरिए खुद को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। इस तरह गोवा और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव के ग्रामीण परिवारों को अब नल के जरिए साफ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके तहत साल 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है। बीते दिनों भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा सहयोग प्रमुख रहा। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और C-17 विमानों ने भाग लिया, जबकि मलेशियाई वायुसेना ने सुखोई 30 MKM विमानों का इस्तेमाल किया।
हाल ही में भारत ने रामसर साइट के रूप में 11 नई अर्धभूमियों को नामित किया है। इस तरह भारत में रामसर साइट्स की संख्या 64 से बढ़कर 75 हो गई है। हालिया नामित सूची में 4 अर्धभूमि तमिलनाडु से, 3 ओडिशा से, 2 जम्मू और कश्मीर से तथा एक साइट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से शामिल हैं। इसमें तमिलनाडु का चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड, वडूवूर पक्षी अभयारण्य और कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य शामिल हैं। वहीं ओडिशा के ताम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से हाईगम और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तथा मध्य प्रदेश से यशवंत सागर और महाराष्ट्र के ठाणे क्रीक को शामिल किया गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।